मैं प्रोफेसर अनिल कुमार टीएस कॉलेज हिसुआ प्राचीन इतिहास विभाग आज बीए पार्ट 3 के 6 पेपर में अपने विद्यार्थियों को परिभाषा और सीमा किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। यह सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होता है। प्रस्तर, धातु अथवा किसी अन्य कठोर और अस्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों को गणना प्राय अभिलेख के अंतर्गत होती है। कागज, कपड़े, पत्ते आदि कोमल पदार्थों पर मसी अथवा अन्य किसी रंग से अंकित लेख हस्तलेख के अंतर्गत आते हैं। कड़े पत्तों पर लौह सलाखा से खचित लेख अभिलेख तथा हस्तलेख के नीचे में रखे जा सकते हैं। मिट्टी के तख्तियों तथा बर्तनों और दीवारों पर उत्खचित लेख अभिलेख को सीमा में आते हैं। सामान्यतः किसी अभिलेख की मुख्य पहचान उसका महत्व और उसके माध्यम का स्थायित्व है। अभिलेख सामग्री और आंतरिक उपकरण जैसा ऊपर उल्लिखित है, अभिलेखन के लिए कड़े माध्यम की आवश्यकता होती थी। इसलिए पत्थर, धातु, ईंट, मिट्टी के तख्ती, काष्ठ, तारपत्र का उपयोग किया जाता था। यद्यपि अंतिम दो की आयु अधिक नहीं होती थी। भारत, सुमेर, मिस्र, यूनान, इटली आदि सभी प्राचीन देशों में पत्थर का उपयोग किया गया। अशोक ने तो अपने स्तंभ लेख में स्पष्ट लिखा है कि वह अपने धर्म लेख के लिए प्रस्तर का प्रयोग इसलिए कर रहा था कि वे चिरस्थायी हो सके। किंतु इसके बहुत पूर्व आदिम मनुष्य ने अपने गुहा जीवन में ही गुहा की दीवारों पर अपने चिन्हों को अस्थायी बनाया था। भारत में प्रस्तर का उपयोग अभिलेखन के लिए कई प्रकार से हुआ है। गुहा की दीवारें, पत्थर के चट्टान या स्तंभ, शिलाखंड, मूर्तियों के पीठ अथवा चरण पीठ, प्रस्तर भांड अथवा प्रस्तर मंजूषा के किनारे या ढक्कन, पत्थर की तख्तियाँ, मुद्रा, स्तंभ, फर्श आदि। मिस्र में अभिलेख के लिए बहुत ही कठोर पत्थर का उपयोग, संगमरमर का उपयोग होता था। यद्यपि मौसम के प्रभाव से इस पर उत्कीर्ण लेख, बाउल, क्रीट आदि में मिट्टी के तख्तियों का अधिक उपयोग होता था। भारत में भी अभिलेख के लिए ईंट का प्रयोग यज्ञ तथा मंदिर के संबंध में हुआ है। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, जस्ते का उपयोग भी किया जाता था। भारत में ताम्रपत्र अधिकता से पाए जाते हैं। काठ का उपयोग भी हुआ है, किंतु इसके उदाहरण मिस्र के अतिरिक्त अन्य कहीं अवशिष्ट नहीं है। तारपत्र के उदाहरण में बहुत प्राचीन नहीं मिलते। अभिलेख में अक्षर अथवा चिन्हों की खुदाई के लिए रूंखानी, छेनी, हथौड़े, लौह सलाखा अथवा लौह वर्तिका आदि का उपयोग होता था। अभिलेख तैयार करने के लिए व्यावसायिक कारीगर होते थे। साधारण हस्तलेख तैयार करने वालों को लेखक, लिपिकर, दिविर, कायस्थ, कर्ण, कार्णिक, कृणन आदि कहते थे। अभिलेख तैयार करने वालों की संख्या शिल्पों, रूपकार, शिलाकूट आदि होती थी। प्रारंभिक अभिलेख बहुत सुंदर नहीं होते थे, परंतु धीरे धीरे स्थायित्व और आकर्षण की दृष्टि से बहुत सुंदर और अलंकृत अक्षर लिखे जाने लगे और अभिलेख की कई शैलियाँ विकसित हुई। अक्षरों की आकृति या शैलियाँ से अभिलेखों के तिथि क्रम को निश्चित करने में सहायता मिलती है। चित्र, प्रतिकृति, प्रतीक, अक्षर तिथि क्रम में अभिलेखों में इसका उपयोग किया गया है। देशों में विभिन्न लिपियों, अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इनमें चित्रात्मक, भावात्मक, अध्ययनात्मक सभी प्रकार की लिपियाँ हैं। अध्ययनात्मक लिपियों में भी अंकों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे अध्ययनात्मक नहीं है। ब्राह्मी या देवनागरी दोनों के प्राचीन और अर्वाचीन अंक 1 से 9 तक ध्वन्यात्मक नहीं है। प्राचीन अक्षरात्मक तथा चित्रात्मक अंकों की भी यही अवस्था है। सामी, यूनानी और रोमन लिपियों के भी अंक ध्वन्यात्मक नहीं है। यूनानी में अंकों के प्रथम अक्षर ही अंकों के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसा M, D, C, V और I का प्रयोग अब तक 1000, 500, 150, 10 कोई उल्टा जोड़कर 5 और 1 के लिए होता है। इसी प्रकार विराम और गणित के बहुत से चिन्ह ध्वन्यात्मक नहीं होते। लेख पद्धति, लेखन पद्धति में सबसे पहले प्रश्न आता है व्यक्तिगत अक्षरों की दिशा का। अत्यंत प्राचीन काल से अब तक
अक्षरों की बनावट और अंकन में प्राय रूपता पाई जाती है। अक्षर ऊपर से नीचे लंबवत खचित अथवा उत्कीर्ण होते हैं, मानो किसी कल्पित रेखा से भी लटकते हों। आधुनिक कन्नड़ के आड़े अक्षर भी उसी कल्पित रेखा के नीचे सजाए जाते हैं। अक्षरों का ग्रंथन प्राय एक सीधी आधारवत रेखा के ऊपर होता है। इस पद्धति के अपवाद चीनी और जापानी अभिलेख हैं, जिनमें पंक्तियाँ लंबवत ऊपर से नीचे लिखी जाती हैं। लेखन पद्धति का दूसरा प्रश्न है लेखन की दिशा। भारूपीय लिपियाँ के लेखन दिशा बाएं से दाएं, सामी और हामी लिपियाँ के दाएं से बाएं मिलती है। कुछ प्राचीन यूनानी अभिलेखों, बहुत थोड़े भारतीय अभिलेखों में लेखन दिशा गोमित्रिका सदृश पहली पंक्ति में दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं और आगे क्रम से इस प्रकार पाई जाती है। चीनी और जापानी अभिलेखों में लिखित पंक्तियाँ ऊपर से नीचे और लेखन दिशा दाएं से बाएं होती है। प्रारंभिक काल में अक्षरों के ऊपर की रेखा काल्पनिक थी अथवा किसी अस्थायी पदार्थ से लिखकर मिटा दी जाती थी। आगे चलकर वह वास्तविक हो गई। यद्यपि यूनानी या रोमन अभिलेखों में वह अक्षरों के नीचे आ गई। भारतीय अक्षरों में क्रमशः शिरोरेखा बनाई की प्रथा चल गई, जो कल्पित रेखा पर बनाई जाती थी। प्राचीन अभिलेखों में एक शब्द के अक्षरों का समूहीकरण और शब्दों के पृथक्करण पर ध्यान कम दिया जाता था, जहाँ तक कि वाक्यों को अलग करने के लिए भी किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता था। जिन भाषाओं का व्याकरण नियमित था, उनके अभिलेख पढ़ने या समझने में कठिनाई नहीं होती, शेष में कठिनाई उठानी पड़ती है। विराम चिन्हों का प्रयोग भी पीछे चलकर प्रचलित हुआ। भारतीय अभिलेखों में पूर्ण विराम के लिए दंडवत रेखा, दो रेखा अथवा सिरे रेखा के लिए दंडवत रेखा का प्रयोग होता था। किसी अभिलेख के अंत में 3 दंडवत रेखाओं का भी प्रयोग होता था। शामिल था यूरोपीय अभिलेखों के वाक्य के अंत में 1 बिंदु, 2 बिंदु अथवा शून्य लगाने की प्रथा थी। इसी प्रकार अभिलेखों के में पृष्ठीकरण, संशोधन, संक्षिप्तीकरण और छूट मांगलिक चिन्हों का विकास हुआ। प्राय सभी देशों में मांगलिक चिन्हों, प्रतीकों और अलंकरणों का छूट मांगलिक चिन्हों का भी अलंकरण प्रयोग अभिलेखों होता था। भारत में स्वास्तिक, सूर्य, चंद्र, तीर्थ, बुध, मंगल, चैत्य, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, वृत्त, ओम का अलंकृत रूप, शंख, पद्म, नंदी, मत्स्य, तारा, शस्त्र, कवच आदि प्रयोजन काम आते थे। सभी देशों में चंद्र और तारा, ईसाई देशों में स्वस्तिक, क्रॉस आदि मांगलिक चिन्ह प्रयुक्त होते थे। अभिलेख के ऊपर, नीचे या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लांछन अंक प्रमाणिकता के लिए लगाए जाते थे।